बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर में आए। तब मानो दफ्तर नींद से जागा हो। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग उड़ गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, परंतु इतने बदहवास वे कभी ना हुए थे। बात ये थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दे दी थी। और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। किसी जमाने में सुबोध चंद्र मदारी लाल का सहपाठी था। वही सुबोध आज उनका अफसर बन गया था। मदारी लाल को सुबोध के नीचे काम करना पड़ेगा, इस अपमान से अच्छा तो मर जाना ही ठीक था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई षड्यंत्र किए, झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध वो सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय ना सूझता था। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर बात में आगे था। डील डोल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके ही हाथ में थे। परंतु आज मदारी लाल की किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी हो सकता है? जब मदारी लाल का चित्त कुछ शांत हुआ, तब वे दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए बोले, आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं हैं जो गलतियों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत ही सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में मालूम ही हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की शिकायत क्यों करूं? बस चेतावनी दे रहा हूं कि हाथ पैर संभाल कर रखिएगा। आदमी वे योग्य हैं, परंतु बड़े ही क्रोधी हैं। गुस्सा उनकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाएं और डकार भी ना लें, परंतु मजाल है कि कोई दूसरा एक कोड़ी भी हजम कर जाए। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह के बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने के लिए आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में मैं हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से हैं। सुबोध ने कहा, अजी मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र, ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आता था कि काम कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ भी जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किया। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लिए और सब उड़ा दिए। मदारी लाल के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी। वह सोच रहे थे, दुष्ट 25,000 रुपये बसरे में कमा लाया और यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 रुपये भी जमा ना कर सके। तब सुबोध ने बाकी लोगों से कहा, मुझे अपना अफसर मत समझिएगा, अपना भाई समझिएगा। अब सब लोग मिलकर इस तरह से काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी और हो जाए और मैं भी चैन से रह सकूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। मेरा यही सिद्धांत है कि मैं सब लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करता हूँ। कैसा रोब और कैसी अफसरी। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले गए, तब वे आपस में बातें करने लगे। आदमी तो अच्छा है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही चबा जाएगा। अब सुबोध को आए हुए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उनके बर्ताव से बहुत ही खुश थे। वह इतना प्रसन्न चित्त और इतना नर्म था कि जो उससे एक बार मिलता वह सदैव के लिए उनका मित्र हो जाता। कठोर शब्द तो उनकी जुबान पर आते ही नहीं थे। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते थे। वो उनके विरुद्ध
कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र बनाता ही रहता था। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, परंतु सफल ना हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा तो मुंह की खाई। वे चाहते थे कि भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें, परंतु सुबोध से वो यूं हंस हंस कर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हों, परंतु हमेशा घात लगाए रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना वो ना जानते थे। वे मदारी लाल को अपना सच्चा दोस्त समझते थे। एक दिन मदारी लाल सुबोध साहब के कमरे में गए, तब देखा कि कुर्सी खाली थी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 50,000 रुपए के नोटों का पुलिंदा पड़ा हुआ था। बोर्ड की पाठशालाओं के लिए कुछ लकड़ी का सामान बनवाया था, ये उसी की कीमत थी। ठेकेदार वसूली के लिए आने वाला था। आज सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं अता पता नहीं था। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से उन्होंने नोटों के पुलिंदे उठाए और अपनी पतलून की दोनों जेबों में भर लिए और तुरंत कमरे से बाहर निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी आकर बोला, जी नहीं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह फाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क फाइल लेकर चला गया। जरा देर में वापस लौटकर क्लर्क ने कहा, सेक्रेटरी साहब कमरे में नहीं थे, फाइल मेज पर रख आया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरों में दफ्तर वालों के सिवा जाता ही कौन है? मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई कह नहीं सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों अच्छों की नीयत बदलते देखी है। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझला कर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप क्या कर लेंगे? ये कहकर मदारी लाल खुद उठे और सुबोध बाबू के दफ्तर के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। जब मदारी लाल का चित्त शांत हुआ, तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिए। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कई घंटों के बाद लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब भी बाहर जाया करें, चाहे एक ही मिनट के लिए जाएं, दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए, पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं। ना जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने सुना कि आप कहीं गए हैं, इसीलिए मैंने दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र दरवाजा खोलकर कमरे में गए, तभी अचानक ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठे और बोले, तुमने बहुत ही देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे, रसीद लिखवा कर लाए हो ना? ठेकेदार ने कहा, हजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। तो अपने रुपए ले जाओ, तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में भी सफाई नहीं है। अगर ऐसा ही काम फिर से करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली, तब नोटों के पुलिंदे वहां पर नहीं थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी तो यहीं मैंने रख दिए थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। तब वे कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे कि मैंने नोट यहीं पर रखे थे। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, तब ये नोट गायब कैसे हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे, फिर कहाँ गए? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों। यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा रहा हूँ। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से
नोट तो उठाकर कहीं रख नहीं दिए? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं थी। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर आए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बात करने चले गए, तब मैंने दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 50,000 के हैं, अभी अभी चेक बुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 50,000? हे भगवान, आपने मेज पर खूब अच्छी तरह से देख लिया? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ, आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए, रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पर पता नहीं था। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शक नहीं था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय उन्हें कोई देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया, और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज भी गायब ना हुई। तभी क्लर्क सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब, अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप बेकार में कसम क्यों खाते हैं? आपसे कोई कुछ कह रहा है? फिर उन्होंने सुबोध के कान में कहा, बैंक में कुछ रुपए हों तो निकाल कर ठेकेदार को दे दीजिए, वरना बड़ी बदनामी हो जाएगी। नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान क्यों करवाना? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में तो मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे। भाईजान, रुपए होते तो चिंता ही क्या थी, समझ लेता जैसे 25,000 उड़ा दिए वैसे ही 50,000 भी उड़ा दिए। यहाँ तो कफन को कोड़ी भी नहीं है। फिर शाम तक सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा अपने आप को छिपाने की कोई और आड़ उनके पास ना थी। दूसरे दिन सुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी लाल को रात भर नींद ना आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी ने उन्हें देखते ही बोला, हजूर, बड़ा ही गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। ये सुनते ही मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। वो बोले, छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे ही मालूम हुआ, पुलिस वाले जमा हैं और आपको बुलाया है। लाश अभी वहीं पड़ी है? जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हजूर, लाश की ओर तो ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियानी लड़की है ब्याहने लायक। बहूजी को लोग कितना रोक रहे हैं, परंतु बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं जो रुमाल से आंखें ना पोंछ रहा हो। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगे। द्वार की चौखट पकड़कर अपने आप को ना संभाल लेते तो शायद गिर पड़ते। उन्होंने पूछा, नोटों के बारे में कोई बातचीत हो रही है? जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, परंतु आपको सलाह के लिए बुलाया है। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते बखत याद आई कि शक में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम पर चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है? हजूर, मैं क्या जानूं। सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और भी तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिरी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ ही पड़े थे। नंदू 8-10 साल का साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते खेलते, बस इसी तरह से रहते जैसे 2 सगे भाई रहते हों। कफन का इंतजाम हो गया?
नहीं हजूर, कहा ना कि अभी लाश की डॉक्टरी होगी, आप जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने के लिए आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, सब लोग आ गए थे। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिख दें। सबके बयान तो लिख ही चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस अफसर भी दंग रह गए। इसी वक्त सुबोध के 2 बालक रोते हुए आए और मदारी लाल के पास आकर कहने लगे, चलिए आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज आया करते थे, परंतु कभी उनके गांव नहीं गए थे। सुबोध बाबू की पत्नी ने बुलाया है, ये सुनकर उनका दिल धड़क उठा कि कहीं मुझ पर उन्हें शक ना हो गया हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह ना प्रकट किया हो। वे कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर उनका कलेजा कांप उठा। मदारी लाल सोचने लगे, आज मेरे कारण एक परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा। लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द ना निकला। वे केवल सुबोध को सबक सिखाना चाहते थे, उसका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि उनके मन में क्या है तो अपने पास जो कुछ भी था वह सब उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो ही जाएगा। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात को सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया, तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात ना थी जिससे कोई संदेह पैदा होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ ही घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएगी। इस शहर में उनके कई परिचित हैं, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब उनके मन में ये बात समा गई और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। मदारी लाल को सारी दुनिया अपनी आंखों में तैरती हुई मालूम हुई। उन्होंने आंसुओं को रोकना चाहा, परंतु सफल ना हुए। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइएगा जिसने हमारा सर्वनाश किया है। ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते थे कि मेरा किसी पर शक नहीं है, पर यह किसी दफ्तर वाले का ही काम है। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि उस पापी को बचने ना दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें, को देखकर उनका ये हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा कौन है, किससे अपना दुख कहूँ। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खुलकर कह दूं, साफ साफ कह दूं कि मैं ही वह दुष्ट, अधम और पापी हूँ जिसने ये किया है। विधवा के पैरों पर गिर पड़ूं और सब कुछ सच सच बता दूं, परंतु उनकी जुबान ना खुली। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई, अर्थी उठा दी गई। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, परंतु वे बहुत ही छोटे थे, इसीलिए उनकी विधवा पत्नी चलने को तैयार हो रही थी। तब मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा ही उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, भिखारियों को अन्नदान किया, मित्रों की दावत हुई। यह सब कुछ मदारी लाल ने
अपने खर्चे से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया है उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन रामेश्वरी ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती। अब हमें गांव जाने दीजिए, वहां देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी है। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? जायदाद क्या, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा ही पड़ा है। 10-12 हजार खर्च हो गए हैं और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई है। कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती का ही सहारा है? जमा तो एक पाई भी नहीं थी भैया जी, उनके हाथ में रुपया टिकता ही नहीं था, बस वही खेती का सहारा है। तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो जाए। और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह से जिंदगी तो काटनी ही है। अगर बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं है। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी लाल ने एक क्षण के लिए सोचकर कहा, अगर मैं आपको कुछ सलाह दूं तो आप मानेंगी? भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? तो आप गांव जाने के बदले मेरे साथ चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे, आपको कोई कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा रामेश्वरी की आंखें छलक उठीं, बोली, मगर भैया जी सोचिए तो। मदारी लाल ने बात बीच में ही काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना ही कुछ सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रह सकते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। मदारी लाल ने रामेश्वरी की एक ना सुनी। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं और मदारी लाल ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का विवाह एक अच्छे परिवार में हो चुका है। मदारी लाल और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।